हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वन शॉट में कंपनी की पूरी थ्योरी देखने जा रहे हैं जो बहुत ही प्रिसाइसली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रोडक्शन टू कंपनी मतलब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। किसके लिए बता रहा हूं मैं आपको ये? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मीनिंग ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का मीनिंग क्या होता है? तो एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी क्रिएटेड अंडर लॉ विद परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, और लीगल एंटिटी है। कैसी? लीगल सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ध्यान रखना। और ये एक एंटिटी है क्रिएटेड अंडर लॉ, जो लॉ के तहत ये बनाई गई है, फॉर्म की गई है। परपेचुअल सक्सेशन है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी है, और बर्डन ज्यादा नहीं है क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? तो कंपनी की डेफिनेशन एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताता हूं पहले आपको। ए कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, या फिर में इनकॉर्पोरेट हुई वो कंपनी, या फिर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर किसी प्रीवियस लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हुई हो, जैसे 1956 के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। लॉर्ड जस्टिस हेने क्या कहते हैं कंपनी के बारे में? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब नेचुरल पर्सन नहीं है, खाना नहीं खाती है, क्रिएटेड बाय लॉ, और ये फॉर्म भी किससे हुई है? लॉ से हुई है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, और सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी ओनर से, ध्यान रखना है, अपने मेंबर से, विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, और कंटिन्यूअसली चलती रहती है मेंबर के मरने के बाद भी, और कॉमन सील होती है, मतलब ये पूरा का पूरा बिजनेस एक कॉमन सील के थ्रू क्या करती है? ऑपरेट करती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल बनाने के लिए अपनी कॉमन सील जो है उस पर लगाती है। जस्टिस मार्शल क्या कहते हैं? तो जस्टिस मार्शल, अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। जस्टिस मार्शल ने कंपनी वर्ड ना यूज करके क्या यूज किया? कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन क्या है? कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल बीइंग है, मतलब नेचुरल बीइंग नहीं है, ठीक है। उन्होंने आर्टिफिशियल पर्सन बोला था, इन्होंने आर्टिफिशियल बीइंग बोल दिया, बात तो ही है। इनविजिबल है, कंपनी दिखाई नहीं देती, इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, और लॉ के कारण ही ये क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लॉ का ही कंसेंट इस पर लगा हुआ है, तभी ये एग्जिस्ट कर रही है। जस्टिस मार्शल के बाद, उनकी डेफिनेशन के बाद हम कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो से आप बहुत कम टाइम में कंपनी की पूरी थ्योरी रिवाइज कर पाओगे, मैक्सिमम थ्योरी कवर कर पाओगे आप इससे। सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी कैसी लीगल एंटिटी है? सेपरेट, ओनर अलग है और कंपनी अलग है। तो एक कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ओनर अलग है मतलब शेयर होल्डर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। एंड कैन सू एंड कैन बी सूड, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है और कंपनी किसी और के ऊपर केस कर सकती है। इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से, कंपनी अपने नाम से किसी के ऊपर कंप्लेन कर सकती है, और हम कोई और कंपनी के नाम पर, कंपनी के नाम के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर। हाँ, 10 रुपए का शेयर खरीदा है, 8 दे दिए तो बस 2 और देंगे, चाहे लॉस हो, कंपनी बैंकरप्ट हो, कुछ भी होती रहे, हम 2 रुपए और देंगे। क्यों? क्योंकि हमने 10 का शेयर खरीदा था, 2 रह गए हमारे देने के लिए, 8 हम दे चुके हैं, तो 2 रुपए और दे देंगे। अगर 7 दे दिए होते तो 3 और दे देते, 5 दे दिए होते तो 5 और दे देते, क्योंकि हमने तो 10 का शेयर खरीदा है ना, 10 का खरीदा है तो हमारी लायबिलिटी केवल 10 रुपए तक ही है, ध्यान रखना। लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, और कंपनी का सक्सेशन कैसा? परपेचुअल है, अगर मेंबर मर भी जाएंगे तो भी कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो द कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन ओनरशिप। हाँ, ओनरशिप चेंज होने पर भी कंपनी क्या करती रहेगी? कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। कॉमन सील, और कंपनी पूरा बिजनेस काहे से करती है? बिजनेस काहे से करती है मतलब किसी भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाने के लिए कौन सी वस्तु यूज करती है? तो कॉमन सील यूज करती है। जैसे बीआर वगैरह वैलिड बनाने हो तो उस कॉमन सील, ठप्पा जिसे आप कहते हो, वो लगा के ही उसे वैलिड बनाती है। द कंपनी हैज अ कॉमन सील विच यूज्ड टू एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली, मतलब एक तरीके से ऑफिशियल सिग्नेचर है कंपनी की। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, हाँ, कंपनी अगर पब्लिक होगी तो वो अपने शेयर को इजीली क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन प्राइवेट हुई तो वो अपने शेयर क्या नहीं कर सकती? ट्रांसफर नहीं कर सकती। हाँ,
तो शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली स्पेशली इन पब्लिक कंपनीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज के क्या टाइप्स होते हैं? तो कंपनीज के टाइप्स देखिए आप, बेस्ड ऑन दी लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेस पर दो टाइप, कौन कौन से? लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी अभी आपको पढ़ाइए, जिसमें हमारी लायबिलिटी केवल शेयर तक की सीमित है, और दूसरी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर हमने किसी को गारंटी दे रखी होती है, तो वो कैसी लायबिलिटी हो जाती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। बेस्ड ऑन दी ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर कितनी होती है? वो कैसी होती है? प्राइवेट और पब्लिक। एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक। जिन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं कराया गया, मतलब जो लिस्टेड नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है, और जो लिस्टेड है फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकती है, शेयर एक्सचेंज कर सकती है, ट्रेड हो रहा है उनके शेयर्स पर, तो वो कौन सी कंपनी है? वो पब्लिक कंपनी है। तो जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो पब्लिक है, जो लिस्टेड नहीं है वो प्राइवेट है, ध्यान रखना। और बेस्ड ऑन कंट्रोल, कंट्रोल के आधार पर कैसी होती है कंपनी? तो एक होती है होल्डिंग कंपनी और दूसरी होती है सब्सिडायरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? एक कंपनी दैट कंट्रोल्स अदर कंपनीज, एक वो कंपनी जो दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल जमाए बैठी है, होल्ड करे बैठी है उसको, बाय ओनिंग अ मेजॉरिटी ऑफ देयर शेयर, उसके ज्यादातर शेयर उसने खरीद रखे हैं, तो वो कौन सी कंपनी हो गई? होल्डिंग कंपनी हो गई। ठीक है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप एक होल्डिंग कंपनी है बहुत सारी कंपनियों की, कौन सी कंपनी होगी? विच ओन्स कंपनीज लाइक वोडाफोन आइडिया एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, इन पर कौन का कब्जा है? आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी का है, तो होल्डिंग कंपनी हो गई। और ये जो बेचारी जो इसके अंडर में चल रही है, वो कौन सी कंपनी हो गई? वो सब्सिडायरी कंपनी हो गई। जैसे देखिए, सब्सिडायरी कंपनी एक कंपनी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द अनदर कंपनी, जैसे होल्डिंग कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। एग्जांपल के लिए वही एग्जांपल ले लेते हैं पलट के, वोडाफोन आइडिया इज सब्सिडायरी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। क्लियर? ओके। डोरमेंट कंपनी, ये कौन सी कंपनी है? जो एग्जिस्टेंस में तो है पर कंटिन्यूअसली अभी क्या नहीं कर रही है? बिजनेस नहीं कर रही है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही है। A company that is legally registered but not conducting any business or trading, ठीक है? A company that only owns land and assets but does not engage in any operational activity। ध्यान रखना, जो काम नहीं कर रही है पर रजिस्ट्रेशन में है, फ्यूचर में किसी टास्क को कंप्लीट करेगी वो, लेकिन अभी कोई काम नहीं कर रही है। अगली आती है गवर्नमेंट कंपनी। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कौन सी कंपनी होती है? ये वो कंपनी होती है जिन, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, जिस भी कंपनी में सरकार ने 51% शेयर ओन कर लिए, ओनरशिप कितनी होनी चाहिए गवर्नमेंट की? 51%, वही कंपनी अपने आप में कौन सी कंपनी हो जाती है? गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। तो कंपनी, ए गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी वेयर द गवर्नमेंट होल्ड्स एट लीस्ट कितने? 51% ऑफ द शेयर्स, एट लीस्ट 51% शेयर्स। ध्यान रखना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वेल जिसे आप कहते हो, BHEL इज अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इसके 51% शेयर किसके पास है? कंपनी के हाथ में है, मतलब सरकार के हाथ में। किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। तो सरकार, इस कंपनी के, वेल के ज्यादातर शेयर किसने ले रखे हैं? गवर्नमेंट ने ले रखे। मतलब ज्यादातर नहीं कहेंगे हम, 51% पर ही हो जाती है ओनरशिप। 49 किसी के पास बने रहे, लेकिन 51% किसके हाथ में आ गए? 51% सरकार के हाथ में आ गए, इसलिए गवर्नमेंट कंपनी हो गई। क्लियर? नेक्स्ट, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती। मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 200। इसके 200 से ऊपर नहीं चले जाना, प्राइवेट होना। हाँ, जबकि पब्लिक कंपनी में एक्ट में लिखा हुआ है सब कुछ, हाँ, और कंपनियों के लिए रूल्स वगैरह सेबी बनाती है। पब्लिक कंपनी, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक कहती है शेयर चलने दो, फ्रीली ट्रांसफर होने दो, और मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर। कितने मेंबर होने चाहिए? 7 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम मेंबर पर कोई लिमिट नहीं है, विद नो अपर लिमिट। अगला क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? तो बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप की, जबकि कंपनी की लायबिलिटी उसके ऑपोजिट होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। पता है ना आपको? हाँ, चलिए पढ़ते हैं हम। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, जबकि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। नो परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, पार्टनर मरा पार्टनरशिप टूट गई, जबकि इसमें मेंबर के मरने पर कंपनी खत्म नहीं होती, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ध्यान रखना। और अगर आपको इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझना है तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके वीडियो अपलोड किए हैं, उनकी लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर
पूरे तीनों वीडियो एक साइड से देखकर पूरी कंपनी को डिटेल में समझ सकते हो। अभी मैंने आपको यहां पर क्विकली प्रिपरेशन कराने के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूं, जिसमें आपको शॉर्ट में चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो आपका टाइम कम कंज्यूम करेंगे और रिवीजन ज्यादा करा देंगे आपको। अगला आता है एमओए वर्सेस एमओए वर्सेस एओए। एमओए वर्सेस एओए। एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये प्राइम डॉक्यूमेंट है कंपनी के, मेन डॉक्यूमेंट है। एमओए और एओए क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी काम क्या करेगी, और नेम क्या है कंपनी का, एंड उसके स्कोप एरिया क्या होंगे ऑफ एक्टिविटीज, ध्यान रखना। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है? मतलब एमओए एक्सटर्नल है एक तरीके से हमारे, और ये इंटरनल ऑब्जेक्ट्स हैं, इंटरनल चीजें ये एक्सप्लेन करेगा कैसे। एओए गवर्न द इंटरनल मैनेजमेंट। हमारा इंटरनल मैनेजमेंट कैसा होगा, कैसे हमारे डायरेक्टर्स इलेक्ट होंगे, ये सारी चीजें हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो कौन करेगा? एओए हमारा सिलेक्ट करेगा। ये हमारा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बातें लिख लेंगे, ध्यान रखना। गवर्न बाय इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइंग रूल्स फॉर द ऑपरेशंस। हमारी कंपनी के ऑपरेशन, इंटरनल ऑपरेशन से रिलेटेड जो रूल्स होंगे वो एओए में होंगे, जबकि बाकी जो एमओए है वो उसमें हमारी कंपनी का नाम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एरिया, ये सारी चीजें लिखी होंगी, ध्यान रखना। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। एमओए को हम अमेंड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें फिर से एक्ट को फॉलो करना होगा, फिर से हमें लीगल जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करनी पड़ेगी, फिर से हमें रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा, जबकि इसके लिए ये हम खुद अमेंड कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन से। शेयर्स वर्सेस स्टॉक। शेयर्स क्या होता है? तो शेयर्स कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल होती है उसी कैपिटल में से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो नॉमिनल जो कैपिटल होती है उस कैपिटल के छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाते हैं, और एक पीस को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अगर कोई पिज्जा दूं, और वो पिज्जा जो है वो ऑथोराइज कैपिटल है क्योंकि पूरी है, होल है, और जैसे ही मैं उसको लेके और नाइफ से काट के और टुकड़े कर दूं बहुत सारे और अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो वो शेयर हो गया उसका। वैसे भी आप शेयर करके खाते हो ना कोई भी चीज, हाँ, कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, शेयर्स इंडिविजिबल यूनिट्स। शेयर कैसी होती है? इंडिविजिबल यूनिट होती है, ध्यान रखना। हाँ, शेयर जो बन गया वो बन गया, फिर वो मेरे हिस्से का है, मतलब मेरे हिस्से का है। ऐसे ही यहां पर भी शेयर ऑथोराइज कैपिटल के छोटे छोटे पीस कर लिए जाते हैं, उन्हीं पीस को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं, और इसको अब नहीं तोड़ा जा सकता। यूनिट्स ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर होल्डर्स कैन वोट, और जो शेयर होल्डर होते हैं वो वोट कर पाते हैं कंपनी में। स्टॉक शेयर का ही कंसोलिडेटेड फॉर्म है, फुली पेड अप होता है, ये एग्रीगेट फॉर्म है। जब फुली पेड अप शेयर को, जो एग्रीगेट फुली पेड अप शेयर होते हैं उनको काय में कन्वर्ट कर दिया जाता है? स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टॉक ए कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ शेयर्स, इट मस्ट बी फुली पेड अप एंड कैन नॉट कन्फर वोटिंग राइट्स। और क्या नहीं कर सकते? वोटिंग राइट एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। अगला आता है प्रेफरेंस वर्सेस इक्विटी शेयर। बताइए कौन से शेयर कंपनी के रियल ओनर होते हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस? तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं। और कौन से शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा रिस्क होती है? तो इक्विटी वालों को रिस्क होती है। कौन से शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं कंपनी के हर मैटर में? तो वो कौन से होंगे? इक्विटी वाले होंगे। पर रिस्क हाई किसको है? इक्विटी वालों को ही है। तो प्रेफरेंस वालों को किस चीज का प्रेफरेंस है? प्रॉफिट इनको सबसे पहले मिलेगा प्रेफरेंस वालों को। हाँ, लेकिन एक और चीज है कि अगर कंपनी जिस दिन एंड अप हुई, वाइंडिंग अप जिस दिन कंपनी का किया जाएगा, उस दिन कैपिटल सबसे पहले इक्विटी वालों की लौटाई जाएगी, प्रेफरेंस वालों की लौटाई जाए। तो वो प्रेफरेंस वालों को, भाई नाम में ही प्रेफरेंस लगा है, इनको पहले ही प्रॉफिट दिया जाएगा, और पहले ही जब कंपनी डिसॉल्व होगी तब कंपनी की जो कैपिटल होगी वो सबसे पहले इनको दी जाएगी कैपिटल। फिर इक्विटी वालों को जो बचता है वो इक्विटी वालों, मालिक है भाई, बाद में खाएंगे। फिक्स्ड डिविडेंड और फिक्स्ड रेट से मिलता है प्रेफरेंस वालों को, और इक्विटी वालों को वेरी करता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। फिक्स्ड डिविडेंड पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस है ना, कैन नॉट वोट बट आर लेस रिस्की, पर रिस्की कम है। वोट नहीं कर पाते कोई बात नहीं, रिस्क तो कम है पर बेनिफिट भी कम है। इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड्स वेरी करता है इनका, पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और इनका पैसा तब मिलेगा जब पहले प्रेफरेंस शेयर को मिल जाएगा। शेयर होल्डर कैन वोट बट फेस मोर रिस्क। वोट कर सकते हैं लेकिन रिस्क बहुत है। अगला है टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं? तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो शेयर कैपिटल है या कैपिटल के जो टाइप हैं उनको आप समझिए।
अथोराइज्ड कैपिटल सबसे पहली कैपिटल है। क्यों है ये सबसे पहली कैपिटल? क्योंकि यही वो कैपिटल है जिससे, यही वो नॉमिनल कैपिटल है जिस कैपिटल से कंपनी ने अपने आप को क्या करवा रखा है, रजिस्टर्ड करवा रखा है। इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हो, नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हो और अथोराइज्ड कैपिटल भी कह सकते हो। और इसी कैपिटल के जब छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाएं, स्मॉल पीसेस ऑफ दी अथोराइज्ड कैपिटल, तो वो क्या कहलाती है, उसकी शेयर कैपिटल कहलाती है। तो जब अथोराइज्ड कैपिटल को ही छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो उस कंपनी की क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल कहलाती है। अब आप देखिए, सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल, द टोटल कैपिटल अ कंपनी इज अलाउड टू इशू। ये वो कैपिटल है जो कंपनी को इशू करने के लिए अलाउ किया गया है, इससे ज्यादा की कंपनी शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती। अथोराइज्ड कैपिटल लिमिट है एक तरीके से। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है कि ये अथोराइज्ड कैपिटल का ही वो पार्ट होता है जिसको पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए इशू कर दिया है। अब फर्म चाहे, वैसे तो फर्म कभी भी पूरी अथोराइज्ड कैपिटल एक बार में इशू नहीं कर सकती आईपीओ में। इशूड कैपिटल मतलब द पोर्शन ऑफ द अथोराइज्ड कैपिटल ऑफर्ड टू द पब्लिक। जो कैपिटल जनरल पब्लिक को इशू की जाती है सब्सक्रिप्शन के लिए, कि जनरल पब्लिक आए और सब्सक्राइब करके शेयर को और पैसा पे कर दे, तो वो इशूड कैपिटल कहलाती है। उसके बाद आती है अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल क्या होती है, तो जो कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल में से इशू कर दी वो इशूड कैपिटल, और जो बचा ली हमने कंपनी ने अपने पास वो अनइशूड कैपिटल। जैसे मान लीजिए 100 रुपए थे, 100 में से 60 जो है इशू कर दिए तो वो इशूड, और 40 बचा लिए तो वो अनइशूड। आगे देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल। अब हमने जो इशू किया था, मान लो 60% या 60 हमने इशू किया था, तो 60 इशू किया था तो जरूरी है पूरे के पूरे बिक जाए कंपनी के शेयर? कुछ तो पूरे भी बिक सकते हैं, ऐसा नहीं है, ओवर सब्सक्राइब भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमने जो बेचा था उससे कम बिक सकते हैं और ज्यादा भी बिक सकते हैं। तो ज्यादा तो हम, भले ही सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ जाए, लेकिन ज्यादा तो हम शेयर दे नहीं सकते, क्योंकि हम अथोराइज्ड कैपिटल तक ही दे सकते हैं। तो हमने जितने इशू किए उतने तक ही तो दे सकते हैं। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसे कंपनी ने इशू किया है और पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है। अब कंपनी ने इशू किया है 100 रुपए, 60 रुपए इशू किए, तो 60 में जरूरी थोड़ी है 60 ही सब्सक्राइब हो जाए, 50 ही सब्सक्राइब हुए, तो 50 सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गए, जो 10 रह गए हैं सब्सक्राइब होने के लिए वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। कौन सी हो गई? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। द पोर्शन ऑफ इशू कैपिटल नॉट सब्सक्राइब्ड बाय इन्वेस्टर्स। ये वो कैपिटल है जो इन्वेस्टर्स ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने से रह गई है ये, ठीक है। फिर आती है कॉल्ड अप कैपिटल। अब कंपनी की जितनी कैपिटल सब्सक्राइब हो गई है उनसे कंपनी पैसा मांगेगी, तो पैसा मांगेगी तो कितना पैसा, जैसे मान लीजिए 100 रुपए एक शेयर के लेने हैं, तो 100 में से कंपनी कितनी मांग चुकी, कि कंपनी मांग चुकी 80 रुपए मांग चुकी, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल है। और जो कंपनी ने अब तक मांगी नहीं है वो अनकॉल्ड अप कैपिटल है, कि पता लगे कि 20 रुपए रह गई है, 20 रुपए तो रह गए, इसमें 100 रुपए का एक शेयर था तो मैंने 80 रुपए मांग लिए तो वो कॉल्ड अप कैपिटल है, और 20 नहीं मांगे तो वो अनकॉल्ड अप कैपिटल है। The amount that has not yet been requested from shareholder, shareholder से जो पैसा मांगा ही नहीं है वो uncalled up capital है। अब समस्या ये आती है कि हमने जो मांगी है उसमें से कितनी जनता ने पैसा पे कर दिया। जैसे हमने 80 मांगे थे, तो 80 में से 70 ही आए हमारे पास, तो अब 70 आए हैं तो 70 आ गए तो वो पेड अप कैपिटल है। जनता ने क्या पे कर दिया? हमें 70, तो वो पेड अप कैपिटल है। कितने नहीं पे किए जनता ने, तो 10 रुपए अभी पे नहीं किए, तो वो अनपेड अप कैपिटल है। तो देखिए, पेड अप कैपिटल द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी तो मांग चुकी है लेकिन और जनता ने भी पे कर दिया, तो वो कौन सी कैपिटल कहलाती है? पेड अप कैपिटल कहलाती है। द शेयर होल्डर्स हैव फुली पेड, ठीक है, जो पैसा कंपनी ने मांगा है और शेयर होल्डर ने उतना पे कर दिया, तो वो कौन सी होती है? पेड अप कैपिटल। और अनपेड अप कैपिटल की कंपनी मांग चुकी है और शेयर होल्डर ने दी नहीं है। द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट शेयर होल्डर्स हैव नॉट येट पेड, अभी तक उन्होंने पे नहीं किया। तो कंपनी ने 80 मांगे थे, 70 आ गए हैं, 10 और रह गए हैं, तो वो 10 ही अनपेड अप कैपिटल है, 70 पेड अप कैपिटल है। अगली आती है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? ये वो कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी ने रिजर्व में छोड़ रखी है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए लेनी थी मुझे एक शेयर होल्डर से, अब शेयर के मैंने 80 रुपए मांग लिए हैं, 20 रुपया मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि 20 में कंपनी को जब डिसॉल्व होगी कंपनी, तब मैं कंपनी के लिए इस कैपिटल को रेज करूंगा। तो कंपनी जिस कैपिटल को शेयर होल्डर के ऊपर छोड़ देती है वो फ्यूचर में उस कैपिटल को मांगेगी जब कंपनी डिसॉल्व होगी, मतलब जब कंपनी का समापन होगा तभी क्या मांगेगी? वो कंपनी पैसे मांगेगी। तो वो रिमेनिंग जो अमाउंट है, जो 20 रुपया रह गए हैं,
100 का शेयर था, 80 मैंने मांग लिए हैं, 20 मैंने क्या कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं कि मैं इनको कब मांगूंगा, जब कंपनी डिसॉल्व होगी। तो जब कंपनी का डिसोल्यूशन होगा तब मांगूंगा। तो इसका मतलब जो 20 मैंने छोड़ रखे हैं वो मैंने फ्यूचर में रेज कर लूंगा और अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर दूंगा। इसलिए तो जो कैपिटल मैंने छोड़ रखी है जानबूझकर पब्लिक पर, वो कौन सी कैपिटल है, वो मेरी रिजर्व कैपिटल है। कैपिटल कॉलेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंडिंग अप कर रही होगी, अपने आप को समाप्त कर रही होगी, तब ये रिजर्व कैपिटल मांगी जाएगी। और कैपिटल रिजर्व ये कंपनी के रेगुलर डे टू डे बिजनेस से कमाई जाने वाली कैपिटल नहीं है, या कंपनी के बिजनेस से कमाई जाने वाली कैपिटल नहीं है, बल्कि ये कैसे कमाई जाती है, फंड्स सेट असाइड फॉर स्पेशल पर्पसेज ऑफ अ नॉन ऑपरेशनल, जो नॉन ऑपरेशनल पर्पसेज के लिए जो पैसा रखा होता है, वो पैसा नॉन ऑपरेशनल पर्सनल या पर्पज, या फिर ये पैसा आता ही हमारे पास कैसे है, जैसे फॉरफिट करके, किसी के शेयर फॉरफिट करके, किसी से हमें कोई फिक्स्ड एसेट बेच दी, उस पर कोई कैपिटल प्रॉफिट हो गया, मतलब कैपिटल प्रॉफिट मतलब फिक्स्ड एसेट बेची और हमारा काम कुछ और है और हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेची, उस पर हमें बेनिफिट आ गया, तो बेनिफिट आ गया तो ये हमारा रेगुलर डे टू डे बिजनेस से नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये हो गया ये हमारी क्या बनेगी, कैपिटल रिजर्व बनेगी। तो वो कैपिटल जो हमारी कैपिटल है, हमारे बिजनेस का पैसा है, बिजनेस रेज कर सकता है, वो कौन सी है, रिजर्व कैपिटल है। और कैपिटल रिजर्व जो हमारे जनरल जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनसे नहीं आती, वो कौन सी कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व है। ध्यान रखना, जैसे किसी का शेयर फॉरफिट कर लिया तो ये फॉरफिट करना थोड़ी हमारा काम है, किसी के शेयर का पैसा पचा जाना किसी का, पर जो बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आ रही है कैपिटल, वो हमारी कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, जो बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आ रही है, बिजनेस एक्टिविटी से आएगी तो फिर वो बिजनेस एक्टिविटी से आई, मान लो डिविडेंड वगैरह प्रॉफिट वगैरह से आया और मैंने उसको कहीं रख दिया इकट्ठा करके, तो वो तो मेरी रिजर्व कैपिटल है ना भाई, वो तो रिजर्व है ना एक तरीके से, कैपिटल रिजर्व तो नहीं है वो, क्योंकि डिविडेंड से निकाली गई है वो तो सीधी सी बात ये है कि रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में यही अंतर होता है। जो रिजर्व कैपिटल है वो कहां से आई हुई है, वो हमारे बिजनेस का पैसा है, किसका पैसा है, बिजनेस का पैसा है, जबकि ये बिजनेस का पैसा नहीं है, बल्कि बिजनेस को किसी नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से रिसीव हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी को फॉर्म कैसे किया जाता है, एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले प्रमोशन करवाया जाता है कंपनी का, क्या करवाया जाता है, प्रमोशन। The promoters take the initiative to form the company by determining its objectives and gathering necessary resources। ये promoters ही वो लोग हैं जो necessary resources को इकट्ठा करते हैं और कंपनी का स्टार्टअप करते हैं, मतलब कंपनी को पहली बार स्टार्ट करने वाले या कंपनी के बारे में सोचने वाले, पूरे रिसोर्सेज को इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं वो प्रमोटर्स हैं और उनके द्वारा की गई एक्टिविटी प्रमोशन। ध्यान रखना। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, अब ये जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने पहले आइडिया आया इनके दिमाग में, फिर ये एक्ट के पास गए, मतलब जो एक्ट इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए जो भी लीगल जो भी चीजें इन्हें करनी पड़ी डन, उनको लीगल जो भी डॉक्यूमेंट इन्हें बनवाने पड़े वो सारे बनवा के तैयार किए और तब जाकर कंपनी क्या हुई, इनकॉर्पोरेट हुई। तो उसी को इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। कंपनी इज लीगली रजिस्टर्ड। अब कंपनी को लीगली चालू करना है तो रजिस्टर तो कराना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंटल अथॉरिटी, जहां से ये रजिस्टर्ड होती है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आरओसी जो है हमने क्या करवाया, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, तो ये इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो पब्लिक कंपनियां होती है ना, वो अपने बिजनेस को यूं ही चालू नहीं कर सकती कि इनकॉर्पोरेट होगी तो उसी दिन से बिजनेस चालू कर देंगी। इन्हें कमिटमेंट का भी क्या लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। प्राइवेट कंपनियां तो शुरू मतलब इनकॉर्पोरेट होते ही बिजनेस चालू कर सकती है, पर पब्लिक कंपनियां क्या नहीं कर सकती, इनकॉर्पोरेट होते ही चालू नहीं कर सकती, इसलिए इन्हें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये कौन सा सर्टिफिकेट कहलाता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, द कंपनी स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशंस आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। तो पहले उसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो मतलब स्टार्ट हो पाएगा। अगला आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किन्हें कहते हैं, तो दोज एक्सपेंसेस व्हिच इनकर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को जब हम फॉर्म कर रहे थे तब जो एक्सपेंसेस अराइज हुए थे वो एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो एक्सपेंसेस हो रहे थे या इनकॉर्पोरेशन के दौरान जो एक्सपेंसेस हो रहे थे, इंक्लूडिंग लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस एंड कॉस्ट फॉर द प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट लाइक द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इन पर आई हुई कॉस्ट को हम कौन से एक्सपेंसेस मानते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मानते हैं। ध्यान रखना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताइए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है। कितना है, सेबी के अकॉर्डिंग 90%, एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 90% एटलीस्ट होना चाहिए। ये देखना, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट that a company must receive from shareholders before it can proceed with the allotment of shares according to section 39(1) of the Companies Act 2013। ये ध्यान रखना, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ए पब्लिक कंपनी मस्ट रिसीव एटलीस्ट 90% ऑफ इशू
अमाउंट बिफोर प्रोसीडिंग द शेयर अलॉटमेंट। शेयर को अलॉटमेंट करने से पहले कंपनी को कितने मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाने चाहिए? तो कम से कम 90% शेयर सब्सक्रिप्शन आ जाने चाहिए। और सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब शेयर होल्डर किसी शेयर को खरीदने के लिए सब्सक्रिप्शन का पैसा भेज देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन अमाउंट कहते हैं, और इसी को सब्सक्रिप्शन का प्रोसीजर कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप्स होते हैं? तो मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स जो है लॉन्ग वीडियो में पढ़ाए थे। उस लॉन्ग वीडियो की जो है लिंक जो है मैं इसमें दे दूंगा। दो वीडियो है, वो 3 वीडियो है, तो तीनों वीडियो की लिंक मैं इसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप हाल फिलहाल देखिए कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से प्रेफरेंस शेयर? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर? ये वो शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड कम्युलेट होता रहता है, इकट्ठा हो जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर में नहीं मिला डिविडेंड, कोई बात नहीं। सेकंड ईयर में नहीं मिला डिविडेंड, कोई बात नहीं। थर्ड ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा वो इस साल का भी प्लस हो जाएगा। इस साल का जो एरियर है वो एरियर अमाउंट तीनों साल की प्लस होकर और इकट्ठी किसी थर्ड ईयर में जाकर मिल जाएगी। तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं। जैसे मैं आपका डिविडेंड इस साल नहीं दे पाऊं, कोई बात नहीं। अगले साल नहीं दे पाऊं, कोई बात नहीं। तीसरे साल में तो जब डिविडेंड आएगा तब सफिशिएंट डिविडेंड आएगा, मैं आपका पैसा दे दूंगा तीनों सालों का जोड़ के। तो वो कौन सा होता है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक होता है नॉन कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि इस साल पैसा नहीं मिला, कोई बात, इस साल भी पैसा नहीं मिला, अब इस साल जो प्रॉफिट आया, इस साल डिविडेंड मिला, तो इस साल का डिविडेंड ही मिलेगा, इन 2 सालों का डिविडेंड लैप्स हो जाएगा। तो इसमें आपका डिविडेंड कम्युलेट नहीं हुआ, मतलब इकट्ठा नहीं हुआ, कि समाप्त नहीं हुआ कि भाई इस साल का भी जोड़ लो, इस साल का भी जोड़ लो, फिर इकट्ठा करके दो, इनमें नहीं मिलेगा आपको। तो वो होते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कि डिविडेंड गया तो गया, जिस वर्ष डिविडेंड सफिशिएंट डिविडेंड होगा उसी साल मिलेगा। जिनमें नॉन कम्युलेटिव में क्या होगा कि आपको उसी वर्ष में पैसा मिलेगा जिस वर्ष में प्रॉफिट हुआ है। और इनमें क्या होगा? कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कम्युलेटिव वालों में, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा पैसा। देखो, डिविडेंड्स अक्यूमुलेट इफ अनपेड एंड आर पेड इन फ्यूचर ईयर्स। फ्यूचर के ईयर में दे दिया जाएगा, जबकि इसमें नॉन कम्युलेटिव में डिविडेंड्स डू नॉट अक्यूमुलेट इफ अनपेड, इकट्ठा नहीं होगा। लैप्स मतलब लैप्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल क्या होते हैं? जिन्हें हम आज हमारे पास शेयर का टुकड़ा है, मान लीजिए 100 रुपए वाला शेयर का टुकड़ा है, ऐसा मान लीजिए। फ्यूचर में मैं आपके 100 जो भी वैल्यू होगी मार्केट में, मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा और अपना 100 रुपए आपको दे दूंगा और शेयर वापस ले लूंगा। तो इसमें शेयर कंपनी ने वापस ले लिया और आपका पैसा आपको दे दिया। तो वो कौन सा शेयर हो गया? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया, जिसका पैसा हमने एक समय के बाद पे ऑफ कर दिया। जो भी रेट होगी उस रेट के हिसाब से पैसा पे ऑफ कर दिया, और जो भी उसके डिविडेंड वगैरह होंगे वो साथ में दे दिए और पैसा पेमेंट कर दिया हमने। तो वो कौन सा हो गया? हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया। और इररिडीमेबल क्या होगा? इररिडीमेबल, एक बार आपने डिवेंचर शेयर खरीद लिया, अब आप शेयर को वापस करके अपना पैसा वापस नहीं ले सकते। ये कंपनी तभी वापस करेगी जब कंपनी डिसॉल्व होगी, ध्यान रखना। रिडीमेबल कौन से? जिन्हें हम फ्यूचर में 2-5 साल में क्या करा सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपनी के शेयर कंपनी को दे देंगे और अपना पैसा वापस ले लेंगे। कैन बी ब्रॉट बैक बाय बॉट बैक, खरीद लिए जाते हैं वापस दोबारा से बाय द कंपनी आफ्टर सर्टेन पीरियड। जबकि इररिडीमेबल कैसे होते हैं? नहीं खरीदे जाएंगे। कैन नॉट बी बॉट बैक, वापस नहीं लिए जाएंगे। एक बार बिक गए, अब तो कंपनी जब समाप्त होगी तब बेचेगी, वापस लेगी उनको। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले होंगे? वो होंगे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट में क्या कर पाएंगे? पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं, अब आपको बेनिफिट मिल गया, इक्विटी को बेनिफिट मिल गया, मतलब प्रेफरेंस शेयर वालों को बेनिफिट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, और इक्विटी वालों को डिविडेंड मिल गया, फिर भी कोई डिविडेंड बचा हुआ है। अगर कोई डिविडेंड आता है तो उस डिविडेंड में भी, एक्स्ट्रा डिविडेंड में भी कौन पार्टिसिपेट कर पाएंगे? ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या कर पाएंगे? पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे उनसे कह दिया जाएगा यहां से भग जा, निकल जा, जो मिल गया सो ले जाओ अपने यहां से। कुल मिलाकर इनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, जबकि इनको एक्स्ट्रा डिविडेंड में, ये सरप्लस प्रॉफिट में क्या कर पाएंगे? पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो देखिए, एंटाइटल टू एडिशनल प्रॉफिट्स बियॉन्ड फिक्स्ड डिविडेंड। फिक्स्ड डिविडेंड के अलावा भी इन्हें क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। एंटाइटल ओनली टू फिक्स्ड डिविडेंड्स। ये फिक्स्ड डिविडेंड के बाद भगा देंगे, चलो यार तू फिक्स्ड डिविडेंड लो, ले और पकड़ यहां से, निकल यहां से। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वे होंगे जो आज शेयर में है। कौन से शेयर में है? प्रेफरेंस शेयर में। आज प्रेफरेंस शेयर में है और कल हम इसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर पाएंगे। किसमें कन्वर्ट कर पाएंगे? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो वो कन्वर्टेबल हो गए। दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, के आज प्रेफरेंस शेयर में है और कल हम इसे चाहकर भी काय में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो कौन से होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो इस प्रकार आपके प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हैं। उसके बाद आता है सिक्योरिटी प्रीमियम।
क्या होता है सिक्योरिटी प्रीमियम? तो जब हम कोई शेयर बेच रहे होते हैं तो मान लीजिए फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपया है और उस 10 रुपए के शेयर को हमने 2 रुपया ज्यादा बढ़ा के 12 में बेच दिया, तो 2 रुपया जो तुमने एक्स्ट्रा अमाउंट ली है वो कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो ये कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्रेडिट हो जाएगा, कंपनी अपनी जनरल एंट्री करते समय क्रेडिट कर लेगी इसको। द सिक्योरिटी प्रीमियम इज द अमाउंट कलेक्टेड बाय कंपनी ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इशू। जो शेयर बेचा है उसकी फेस वैल्यू से ऊपर कितने में बेचा है वही सिक्योरिटी प्रीमियम है। इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज इशूइंग द बोनस शेयर, बोनस शेयर अगर इशू करना हो तो इक्विटी शेयर, मतलब क्या नाम है ये वाला प्रीमियम यूज में आ जाता है, और राइटिंग ऑफ लॉसेस, और कोई लॉसेस हो तो उनको भी राइट ऑफ करने में काम आ जाता है, और बाइंग बैक शेयर्स, और अपने शेयर को बाय बैक करने में भी ये सिक्योरिटी प्रीमियम यूज आ जाता है। अगला आता है कॉल्स इन एरियर वर्सेस कॉल्स इन एडवांस। सीधी सी बात यह है कि मुझे आपसे 80 रुपए लेने थे, तो इनसे भी 80 रुपए लेने थे, ठीक है। एक भाई साहब आए और 70 ही देके गए हैं 80 में से, तो 10 रुपए का कॉल्स इन एरियर है इनका, ठीक है। आज नहीं दिए तो इन्हें कल देने पड़ेंगे, पर इन्होंने कॉल किस्त टाइम पर पे नहीं की, पेमेंट में डिले हुआ है इसको, तो ये कॉल्स इन एरियर है। क्या है? कॉल्स इन एरियर है। और एक भाई साहब से बोला था भाई साहब 80 रुपए जमा करा देना, कितने जमा करा देना, लेकिन वो 100 रुपए जमा करके चला गया, तो उसने कितने रुपए ज्यादा जमा कर दिए? 20 रुपए ज्यादा जमा कर दिए, तो 20 रुपए उसने एडवांस में जमा कर दिए, ठीक है। अब इसको फ्यूचर में जब मैं इससे पैसे मांगूंगा तो ये इन पैसों को नहीं देगा, क्योंकि ये तो एडवांस में जमा करके गया है ना, तो यहां पर ये कॉल्स इन एडवांस हो गया और ये कॉल्स इन एरियर हो गया। जो किस्त आपसे मांगी है, जो ड्यू किस्त कर दी है, वो ड्यू किस्त आपने नहीं जमा की तो वो कॉल्स इन एरियर है। शेयर के लिए आप शेयर खरीदा था आपने, अब आपने 50 रुपए उन्हें मांगे थे और आपने 30 ही दिए, 20 आपने नहीं दिए, तो वो कॉल्स इन एरियर है। और 50 मांगे थे आप 80 दे आए, तो आप 30 रुपया ज्यादा दे आए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? आप कॉल्स इन एडवांस करे आए। तो कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हुआ कि एक एडवांस में दिया है और एक ने जो मांगी है वो ही नहीं दी, ठीक है। और आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है, ध्यान रखना है इस पर, और एडवांस में दे दिया तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। प्रोहिबिटेशन मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्काउंट इशू, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्काउंट इशू, हमारे यहां डिस्काउंट पर शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड क्यों है? क्यों इस पर बैन लगा रखा है? क्यों ये रिस्ट्रिक्टेड है? क्यों हम इन्हें डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते? तो और क्या होता है डिस्काउंट पर इशू? तो पहली बात तो जब हम 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में मार्केट में बेचने लगे तो 2 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि अलाउड ही नहीं है हमारे यहां एक्ट के अकॉर्डिंग। डिस्काउंटेड इशू ऑफ शेयर is prohibited to avoid issuing share at an undervalued price। मतलब अंडर वैल्यूड, मतलब ये अंडर वैल्यूड प्राइस तो हो गई, 2 रुपया आपने ज्यादा कम करके लिख दिए, कम करके बेच दिए शेयर्स, विच कुड हार्म द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, और इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हेल्थ पर क्या पड़ सकता है? बैड इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसीलिए ये एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं है। इशू प्रोसीजर, अगर शेयर को इशू करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? द प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर्स इंक्लूड द एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर शेयर। आपको अप्लाई, पहले जब आप इशू करोगे तो इशू करने के बाद क्या होगा, जैसे आपने शेयर बेचने के लिए भेजोगे ना, आप इशू करोगे मार्केट में, तो लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे, और अप्लाई हो जाने के बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू इन्वेस्टर्स, फिर आपको इन्वेस्टर्स को शेयर क्या करना होगा? अलॉटमेंट करना होगा। कुछ पैसा वो यहां जमा कर गए एप्लीकेशन पर, कुछ आपको यहां लेना पड़ेगा, फिर एंड कलेक्शन ऑफ द मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर, और फिर जो कॉल वगैरह बचेंगी उनको भी क्या करना पड़ेगा? कॉल्स आपको अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया इशू करने के बाद का, ध्यान रखना। लमसम में पैसा नहीं लिया हो तो फिर इस तरीके से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स में पैसा हम रिसीव करेंगे, और एक बार में ले लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बार बार मांगना ही नहीं है पैसा। यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, कहां कहां यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को? अभी तो बताया था, एक बोनस शेयर इशू करने में, राइट ऑफ द लॉसेस, कैपिटल लॉस और अदर लॉस भी हो सकते हैं, उनको भी खत्म कर सकते हो आप। डे टू डे बिजनेस राइट ऑफ कर सकते हैं, इसमें से ध्यान रखना। बाय बैक ऑफ शेयर्स, अपने शेयर वापस खरीदने में, और रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम, और जो प्रेफरेंस शेयर है उनको अगर प्रीमियम पर रिडीम करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमने कोई शेयर है 10 रुपए में बेचा था, अब जब अपन जनता से खरीद रहे होते 12 रुपए में खरीद रहे हैं, तो जनता कहेगी यार बढ़िया है कि हमें फेस वैल्यू 10 में बेचा था और खरीद कितने में रहे? 12 में खरीद रहे हैं। मतलब इस समय कंपनी आपको उल्टा प्रीमियम दे रही है। 10 का शेयर है, आपसे 10 में बेचा था, आपको लो पकड़ो 10 रुपए वाला शेयर, अब 10 में आपको बेचा था, लेकिन वही शेयर कंपनी कितने में ले रही है? 12 में ले रही है, 2 रुपये प्रीमियम दे रही है आपको, तो प्रीमियम दे रही है, तो अब इस प्रीमियम का नुकसान की भरपाई कहां से करेंगे? तो उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के जो प्रीमियम पर इशू करते हैं उसकी भरपाई हम कहां से कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं। अगला अजबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट। ये क्या होता है? अजबा क्या होता है?
अजूबा नहीं है, अजूबा। वैसे तो अजूबा ही है, किसी का पैसा नहीं खा सकते आप। देखो क्या हुआ कि आपने 100 रुपए शेयर खरीदने के लिए जमा किए, 100 रुपए, अपन कोई भी रुपए अमाउंट हो सकती है, 100 रुपए आपने शेयर खरीदने के लिए मेरे पास भेजे, मैंने कोई शेयर बेचा था, आपने कहा मैं इस शेयर को खरीदूंगा और आपने पैसे भेज दिए मेरे पास। अब मेरे पास पैसा आ गया, मैंने इस पैसे से कुछ भी और फाइनेंशियल एक्टिविटी कर ली और बाद में आपको शेयर दिया नहीं, 1 महीने बाद आपका पैसा लौटा दिया, तो मैंने आपके पैसे का गलत तो दुरुपयोग किया एक तरीके से। तो सही तरीके से देखा जाए तो आपका जो 100 रुपया, और बैंक आपको ब्याज नहीं देगी फिर, तो आपका जो 100 रुपया है वो बैंक में ही बना रहेगा जब तक कंपनी आपको शेयर अलॉट नहीं कर देगी। और कंपनी ने अगर आपको शेयर अलॉट कर दिया तो बैंक से उतना ही पैसा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, वरना तुम्हारा पैसा बैंक में ब्लॉक रहेगा, लेकिन तुम भी उसे यूज नहीं कर सकते। हाँ, बैंक तुम्हें उस पर इंटरेस्ट दे सकता है, लेकिन तुम भी उसे यूज नहीं कर सकते। तुम क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि ब्लॉक्ड है वो पैसा। शेयर मिलेगा तो कंपनी को मिल जाएगा और शेयर नहीं मिलेगा तो तुम्हारे अकाउंट में रहेगा, अनब्लॉक्ड हो जाएगा। तो उसे कहते हैं हम क्या, अजवा इज प्रोसेस वेयर फंड्स आर ब्लॉक्ड इन द इन्वेस्टर्स बैंक। इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में पैसा ब्लॉक रहता है अकाउंट अंटिल शेयर आर अलॉटेड। शेयर मिल जाएंगे तो ठीक है। एंश्योरिंग द फंड आर अवेलेबल व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड। ठीक है, ध्यान रखना ताकि फंड अवेलेबल रहे, नहीं तो कोई क्या करेगा, शेयर के लिए अप्लाई कर देगा और पैसे निकाल लेगा और फिर उसके बाद कंपनी जब बिजनेस करने बैठेगी तो पैसा ही नहीं है उसके पास। तो इसका मतलब यहां पर ना तो कंपनी को नुकसान हो ना इन्वेस्टर्स को नुकसान हो, तो पैसा कौन के हाथ में रहता है? पैसा रहता है बैंक के हाथ में। जैसे आपने कभी सुना है ना कि भाई 2 भाइयों में लड़ाई हो रही थी कि ये ज्यादा ले रहा है, बस तू ये ज्यादा ले रहा है, तो फिर उसमें क्या बंदर बांट करवाया गया, बंदर को दे दिया गया, भैया देखो किसी के पास ज्यादा हिस्सा ना पहुंच जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, तो भाई मैं बैठा हूं बीच में बांटने के लिए, किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। ऐसा ना हो कि बंदर बांट ऐसे ही कर दे, वही खा जाए आपका हिस्सा, तो ऐसा भी नहीं होगा। बैंक तो खैर आपका हिस्सा कभी खाएगा ही नहीं। आप तो सीधा सीधा इसमें पैटर्न लगाइए कि आपका पैसा बैंक के पास सुरक्षित है हाथों में। आपको अगर कंपनी ने शेयर दिए हैं तो वो बैंक पैसा किसको ट्रांसफर कर देगा? कंपनी को ट्रांसफर कर देगा। और नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आपके अकाउंट को अनब्लॉक कर देगा और आप अपने पैसे को यूज कीजिए उसको जहां यूज करना है आपको। ठीक है, ये थी अजवा फैसिलिटी। अगली आती है मिनिमम एप्लीकेशन मनी। कौन सा पैसा? मिनिमम एप्लीकेशन। देखिए 100 रुपए का शेयर है मान लो, और 100 रुपए के शेयर पर तुम लोगों को, तुम कह रहे हो, तुम कोई शेयर होल्डर हो, तुमने कहा कि हम इस शेयर को लेना चाहते हैं। मैं कैसे मानूं कि तुम शेयर को लेना चाहते हो? तुम कुछ पहले जमा तो कराओ, कोई डाउन पेमेंट तो जमा करो। तो तुमने तुरंत मिनिमम एप्लीकेशन मनी भेज दी मुझे। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होती है? 5% होती है। कितनी होती है? 5%। ठीक है, मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होती है? 5%। किसके अकॉर्डिंग? एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 तो कहता है 5%, लेकिन सेबी क्या कहता है? सेबी कहता है 25%। और शेयर प्रीमियम पर बेचा हो तो 25% ही क्या लेनी होगी आपको? एप्लीकेशन मनी लेनी होगी। तो ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू एक्ट 2013 द मिनिमम एप्लीकेशन मनी एट लीस्ट 5% द नॉमिनल शेयर वैल्यू विच मस्ट बी पेड व्हेन द अप्लाइंग फॉर द शेयर। मैं तभी मानूंगा आपने शेयर खरीदने को तैयार हो जब आप 5% रुपया जमा कर दो। तो 100 में से 5 जमा कर दो तो मैं मान लूंगा हाँ तुम शेयर खरीदने के लिए तैयार हो। लेकिन सेबी के अकॉर्डिंग कितना? 25%। ध्यान रखना, अगर वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट करके पूछे तो बता देना आप। लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेबी एटलीस्ट 25%। कॉल के विषय में कुछ फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट है कॉल के विषय में? तो देखिए, कॉल्स रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर रिक्वेस्टेड। सॉरी, ये कॉल वो पैसा है जो कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है, मांग रही है, डिमांड कर रही है। क्यों डिमांड कर रही है कंपनी? कंपनी कह रही भैया जो शेयर तुमने लिया है उसके तुम 5 रुपया पहले, 25 रुपए पहले जमा कर गए एप्लीकेशन पर। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत पैसा तुमने काय पर जमा कर दिया? अलॉटमेंट पर जमा कर दिया 25 रुपया। अब मैं आपसे अगली किस्त मांग रही हूं, जो अगली किस्त है वो 50 रुपए की है या 30 रुपए की है, फिर अगली 20 रुपए की है, और इस प्रकार आपसे कंपनी पैसा मांग रही है। तो ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है, तो ये पैसा आपसे डिमांड कर रही है कंपनी। तो ये जो कॉल है जो कंपनी मांगेगी, रिक्वेस्ट करेगी आपसे, उसी को क्या कहते हैं? कॉल मनी कहते हैं। और उसके अलावा ये जो 2 कॉल हैं, जैसे आपने 30 रुपए आज ले लिए 1 जनवरी को, तो ध्यान रखना अब अगले 20 रुपए जो मांगने के लिए आपको 1 महीने का गैप लेना पड़ेगा पूरा, मतलब जनवरी पूरी एंड करनी पड़ेगी, फरवरी में पैसा मांग सकते हो आप। तो सीधी सी बात है, 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना आवश्यक है। द गैप बिटवीन 2 कॉल्स मस्ट बी एट लीस्ट 1 मंथ। ध्यान रखना, ये कॉल से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? फॉरफीचर क्या होता है? जब आप कॉल नहीं जमा करोगे, मैंने आपसे कॉल मांगी थी ना, पैसा मांगा था ना, आप नहीं जमा करोगे तो मैं आपकी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई गाड़ी बेची है और आपने गाड़ी का कुछ पैसा दे दिया, फिर थोड़ा बहुत पैसा और दे गए, अब मैंने और किस्त मांगी और आपने नहीं जमा करी तो मैं गाड़ी भी छीन लूंगा और आपने जो पैसा जमा किया वो भी बचा जाऊंगा। ऐसे ही शेयर में होता है। शेयर में क्या होता है कि हमने शेयर का जो पैसा दे दिया,
और फिर बाकी का जो पैसा है वो कंपनी डिमांड कर रही है और हमने दिया नहीं है, तो फिर कंपनी क्या करती है, जो पैसा हमने जमा किया है वो भी पचा जाती है और तुम्हारा शेयर से नाम भी काट देती है, मेंबर रजिस्टर से नाम भी काट देती है। अब तुम शेयर होल्डर भी नहीं बचे, शेयर भी छीन लिया तुमसे, पैसा भी पचा गए, तो उसी को हम शेयर फॉरफीचर कहते हैं, शेयर फॉरफीट करना कहते हैं। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर में बी फॉरफीटेड व्हेन शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल विद इन द गिवन टाइम। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू क्या होता है, फॉरफीटेड शेयर कैन बी रीइश्यूड और रीसोल्ड। जो आपसे ले लिए थे शेयर वो किसी और को बेच देगी अब कंपनी, और जो पैसे तुमसे लिए थे वो भी पचा गई, किसी और को बेच देगी, डिस्काउंट में भी बेच सकती है, प्रीमियम पर भी और एट पर भी बेच सकती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे अब कंपनी को, हो सकते हैं। ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP अलाउ एम्प्लॉइज को अलाउ करता है ये ऑप्शन, क्या, द ऑप्शन टू परचेज द कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर केवल किनको मिलेंगे, एम्प्लॉइज को, ऑफन एट डिस्काउंटेड प्राइस, और अक्सर काय पर मिलते हैं इनको, डिस्काउंटेड प्राइस पर। बढ़िया, एम्प्लॉइज के लिए फायदा, डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाते हैं, और तो किसी को डिस्काउंट दे नहीं सकते, कंपनी ने मना कर रखा है, एज अ पार्ट ऑफ देयर कंपनसेशन और कंपनसेशन पैकेज। ठीक है, तो उनको भत्ते के रूप में एक तरीके से मिल जाते हैं। राइट इशू, क्या होता है राइट इशू, अधिकार है, सबसे पहले किसका राइट है कंपनी पर, तो कंपनी के जो इंटरनल शेयर होल्डर है उनका पहला राइट है। मैं कहूं कि कंपनी कोई शेयर बेचने जा रही है तो कंपनी के जो पहले से कुछ जेन्युइन बायर है उन लोगों को राइट बनता है, तो राइट इशू उसी को कहते हैं जब कंपनी के ही कुछ जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है शेयर होल्डर उन्हीं को शेयर बेचे जाए तो उसे हम राइट इशू कहते हैं। तो इन अ राइट इशू ए कंपनी ऑफर्स एडिशनल शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट डिस्काउंटेड प्राइस गिविंग देम द राइट टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। ध्यान रखना ये काय में मिलते हैं, एग्जिस्टिंग होल्डिंग में मिलते हैं, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से 10 शेयर हैं और हर 10 शेयर पर आपको कम से कम 2 शेयर खरीदने पड़ेंगे, और जिसके पास 20 होंगे तो 20 वाले को मान लो फिर 4 खरीदने पड़ेंगे। तो ऐसे इस तरीके से बेचे तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट इशू कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना अगर किसी को नहीं खरीदना राइट इशू में तो जरूरत नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहला अधिकार उनका है। अंडर राइटर्स कमीशन, ये अंडर राइटर्स कमीशन क्या होता है, अंडर राइटर क्या होते हैं, आपको गारंटी देते हैं, किस चीज की गारंटी देते हैं कि आपके शेयर मार्केट में बिकी जाएंगे, इतने बिक जाएंगे, और नहीं बिके इतने कहीं तो कोई बात नहीं, हम खरीदेंगे चाहे भले ही नुकसान हो। तो अब आपके शेयर बिक गए, पूरे बिक गए तो भी उनको कमीशन चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको गारंटी दी थी, तो रिस्क उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी, तो कमीशन तो लेंगे ना वो, तो इसीलिए इसी को कहते हैं अंडर राइटर्स कमीशन। वैसे भी आजकल कमीशन का ही जमाना है, चारों तरफ कमीशन खोर बैठे हुए हैं, अंडर आपके बुरे वक्त का फायदा उठाने के लिए हर आदमी बैठा हुआ है। तो अंडर राइटर्स कमीशन, ये आपको अगर कंपनी बुरी स्थिति में आएगी तो अंडर राइटर्स जो है आपको जो है कमीशन खाएंगे आपसे। एन अंडर राइटर्स कमीशन इज अ फी पेड टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और individual for guaranteeing the subscription to a public offering of shares। ठीक है, आपको पब्लिक ऑफरिंग में गारंटी ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा वन शॉट में मोस्ट ऑफ दी थ्योरी जो है कवर की है मैंने कंपनी की। आपको और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और हां, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।